एक्सट्रीम मीडिया प्लेयर। यदि एंड्रॉइड है तो आपको एमएक्स प्लेयर चाहिए जी। एमएक्स ठीक है प्लेयर जी। पे चलाते हैं। एमएक्स प्लेयर तो चलेगी सर, खूब चलेगी, कल अभी वाले रुक ही नहीं कल सकती। कल वाले नहीं चली, बाकी चल रही सबसे। ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी छात्र कितने चला के देखी, कल वाली वीडियो चल रही थी। यस सर, चल रही थी सर, चल नहीं चलनी रही। चाहिए, चलनी चाहिए जनाब, ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कारण है। मेरे फोन में चल रही है, मेरे पास एंड्रॉइड एप्पल दोनों है, मैं दोनों में चला के देखता हूँ। सर और कोई पहले चिंता हाफ नहीं। चली, फिर बंद होगी, उसके बाद दोबारा चली नहीं सर। सर वीडियो दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कोई चिंता नहीं, पुरानी फाइल डिलीट करके दोबारा कर लीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ लाइक अच्छा लगाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है तो मुझे लगता है, बाकी आपकी इच्छा है। तो जो छात्र अभी ऑनलाइन छात्रों से बताना चाहता हूँ, आज मैं दो बिंदु करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करें। और वो दोनों शब्द हमेशा संज्ञा ही होंगे। संज्ञा आपने पढ़ा है मेरे साथ, संज्ञा नाउन को कहते हो आप। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दी, ये थी कि मोहन के साथ सुनील भी खेल रहा है। अब यहाँ पे किस शब्द ने वाक्य के अंदर दो शब्दों को जोड़ा, जो संख्या शब्दों को। जैसे एक संख्या शब्द है आपका मोहन, एक है सुनील। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी, के साथ। तो के साथ को आप यहाँ पे क्या कहोगे, संबंध बोधक अव्यय। क्योंकि ये वाक्य के अंदर ही दो शब्दों को जोड़ रहा है। इसकी उदाहरण अभी मैं और दूंगा आपको, परंतु अभी केवल समझा रहा हूँ इसका मूल तथ्य, बेसिक जो है इसका। उसके बाद हमने किया जी संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, माफ कीजिए, समुच्चय बोधक कुछ भी नहीं, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। उपवाक्य होता है सब सेंटेंस। जैसे मैंने इसका भी उदाहरण दिया बाद में आपको। क्या उदाहरण दिया, राम खेल रहा था इसीलिए वह थक चुका है। अब राम खेल रहा था एक उपवाक्य हो गया, इसलिए वह थक चुका है दूसरा उपवाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इसलिए ने। तो इसलिए हो गया जी समुच्चय बोधक अव्यय। तो संबंध दो संज्ञा शब्दों के बीच में, समुच्चय दो उपवाक्यों के बीच में। तो प्रश्न क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम प्रेशर में, परीक्षा के मध्य में जाके आपके मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, दिलीमा आ जाता है कि यार समुच्चय बोधक लिखना चाहिए या संबंध। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, संबंध दो संख्या के बीच में हो सकता है, समुच्चय दो उपवाक्यों के बीच में हो सकता है। उसके बाद मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ये अंत वाली, कि राम खेल रहा था, मोहन पढ़ रहा था और सुनील खाना खा रहा था। इसमें जो और शब्द है ना, यही है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। बताइए, इतना समझ आया सबको। सर संबंध बोधक हमेशा संज्ञा के बीच में ही होगा। सर्वनाम के बीच में भी हो सकता है मैम, कोई चिंता नहीं है। कैसे पता चलेगा फिर सर? मैम उदाहरण देख लो, राम के साथ वह भी खाना खा रहा है। अगर सुनील के स्थान पर वह लिख दूं तब भी के साथ क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी लिखवाऊंगा, अभी तो मैं समझा रहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको शांति रखिए। अभी तो मैं इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना चाहता था सबसे पहले, कि आपको इन दोनों के बीच अंतर क्या है पहले ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, अन्यथा बाद में आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि ये संबंध बोधक है या समुच्चय है। तो बताओ, अंतर समझे पहले। अब मैं इनको लिखवाने जा रहा हूँ बड़े स्तर पर। पहले संबंध बोधक पे चर्चा करेंगे, फिर समुच्चय पे। तो लिखिए जी, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का आपने जो इसकी परिभाषा है वह तो लिख ली, अब लिखिए इसकी जो परिभाषा समझने वाली है। यह सदैव दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य प्रयोग होगा। प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण है, बदले, राम के बदले श्याम लड़ रहा है।
राम के बदले श्याम खेल रहा है। कारण, हेतु, एवज, संग, बिना, बगैर, अलावा, इत्यादि। ये सभी शब्द क्या काम करेंगे? दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य लिखिए। सर हेतु के बाद क्या लिखा हुआ है? दो शब्द। एवज, एवज, एवज के बाद एवज सर? शब्द भी होता है मैम। एवज होता है मैम, जैसे आप लिख सकते हो। एवज को हिंदी में कहते हैं, वाक्य लिखता हूँ, अंग्रेजी में तो पता नहीं, लिखिए। नहीं सर, एवज के बाद क्या लिखा हुआ है? संग। संग। ठीक है सर। एवज का कोई हिंदी अर्थ बताएगा? सर उनकी जैसे जगह पे कॉम्पनसेशन बिल्कुल मांगते हैं बिल्कुल। या उसके फिर आड़ में, उसके आड़ इन में। लिeu, आड़ में, सर हाँ, इसके आड़ को भी अलावा। आप आड़ का ही एवज है। ठीक है, जैसे युद्ध की एवज में उसने अपराध करना शुरू कर दिया, युद्ध की आड़ में। ठीक है, तो एक वाक्य लिखिए। शाम के बिना मोहन अकेला महसूस करता है। तो बताइए, इसमें संबंध बोधक कौन सा शब्द है? के बिना। के बिना। के बिना। सबको पता चला? तो सिर्फ बिना होगा कि के बिना होगा? के बिना मैम दोनों आ जाएगा, जो भी दो संज्ञा शब्दों के बीच में लिखा होगा शब्द, वो दोनों आ जाएंगे, तो चिंता नहीं, के बिना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही अर्थ, दोनों के बीच में संबंध बना रहे हैं। जैसे उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। अब दो सर्वनाम हो गए तो भी कोई समस्या नहीं है। बताओ। बगैर। बगैर। सब समझे? वर्षा के कारण फसल लहरा उठी। बताइए। के कारण। के कारण। सब समझे छात्र? संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, पता चल गया आपको? बताइए। सर वर्षा और फसल दोनों ही संज्ञा है। बिल्कुल मैम, 100% दोनों संख्या शब्द है। फसल जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या कह रहे हैं जी? फसल जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल। फसलें प्लूरल बन सकता है ना। बताइए, सब संतुष्ट हैं यहाँ से? कोई प्रश्न है तो जल्दी पूछिए, इसके बाद मैं समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सर वर्षा भी प्लूरल होता है? वर्षा मैम जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वर्षा को आप कोई नाम नहीं देते, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं। किसी एक का नाम वर्षा, अगर किसी का नाम है वर्षा, नाउन, फिर तो वो व्यक्तिवाचक है, अन्यथा सिर्फ वर्षा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं गिना जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आइए जी आगे, वर्षा के कारण फसल लहराओ की। अब आइए समुच्चय बोधक अव्यय। मुझे लगता है आप संख्या में ही अभी तक उलझे हुए हो। संख्या आपको क्लियर नहीं है शायद कई छात्रों को। दोबारा जाके उसके नोट्स देखिए। इस संसार में जितने भी नाम है वो सब संज्ञा है जी। फसल भी एक नाम है, तो फसल तो जातिवाचक नाम है, क्योंकि फसलें कई हो सकती है। गेहूं की हो सकती है, हाँ, गेहूं की फसल है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यदि गेहूं की फसल लिखा हो, ठीक है, तो वो गेहूं की फसल एक शब्द गिना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। वरना फसल
माफ कीजिए व्यक्तिवाचक, फसल तो जातिवाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द का बहुवचन बनाया जा सके वह जातिवाचक संज्ञा ही होता है। पता है आपको? यस सर। वकील क्या है, व्यक्ति या जाति? जाति। जाति। शाबाश, जातिवाचक है, क्योंकि वकील कितने ही हो सकते हैं। नदी क्या है बताओ? जाति। जाति। क्योंकि नदी कितनी हो सकती है, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है। तो जिस शब्द का आप बहुवचन बना पाओ वो भी जातिवाचक ही रहेगा, परंतु इसका अपवाद केवल और केवल भाववाचक संज्ञा है। यदि अकेला जवानी लिखा हो या फिर जवानियां, बताइए दोनों में क्या क्या अंतर है। जवानी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। बहुत बढ़िया। जवानी, ये दूसरा जवानियां, जातिवाचक। 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 बताइए किसी का प्रश्न? सर जवानियाँ क्या जी, दोबारा पूछिए सर। सर, ये जवानियाँ कोई वर्ड हो गया है सर, देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु हमारे वीरों ने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी। ठीक है जी। जवानिया शब्द का प्रयोग होता है। अरे, तो वापिस आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय पे। समुच्चय बोधक अव्यय लिखिए, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। उपवाक्य होते सब सेंटेंस। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। जैसे उपवाक्य लिखिए, उदाहरण वाक्य, जिसकी पहले उदाहरण लिख लीजिए। पहली तो हो ही गई और, दूसरी लिखिए अथवा, तीसरी लिखिए लेकिन, चौथी लिखिए परंतु, पांचवी लिखिए तथा, छठी लिखिए या, नौवीं लिखिए जी और होगी, अथवा होगी, लेकिन हो गया, किंतु इत्यादि। ये शब्द सदैव दो उपवाक्यों को ही जोड़ेंगे, संख्या शब्दों को नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ भी रहे हैं तब भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जहां पर आपको डाउट पैदा होगा। मुझे बताइए यहाँ पे और क्या है, ठंडे दिमाग से सोच के, जल्दबाजी नहीं। क्या आप इस वाक्य को दो वाक्यों में तोड़ सकते हो? नहीं। हाँ, तोड़ सकते हैं संबंध। मैम। एक तो लिख दो राम खेल रहा है, दूसरा वाक्य हो जाएगा शाम खेल रहा है। पर इन दोनों को जोड़ के आपने एक वाक्य बना दिया, राम और श्याम खेल रहे हैं। तो और यहाँ पे संबंध नहीं समुच्चय है। क्या समझे आप सभी छात्र? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, राम खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, और ने इन दोनों को जोड़ के खेल रहा है, खेल रहा है को एक ही कर दिया, खेल रहे हैं। और यही काम यदि आप संबंध के साथ करना चाहो तो नहीं कर सकते। मुझे बताओ, उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, इसको दो वाक्यों में तोड़ के दिखा दो, मान जाऊंगा। शाम के बिना मोहन अकेला महसूस करता है, दो वाक्यों में तोड़ के बताओ, मैं आपको मान जाऊंगा। नहीं तोड़ पाओगे आप। संबंध बोधक जो अव्यय है उसके द्वारा आप वाक्य को दो उपवाक्यों में विभाजित नहीं कर पाओगे, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय काम कर सकता है। यही अंतर है दोनों में सबसे बड़ा। अब समझे क्या अंतर है दोनों में? किसी का प्रश्न है जल्दी जल्दी पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। पर सर हमने ऊपर बोला कि दो संज्ञा के बीच में जो उसको जोड़ेगा वो संबंधवाचक बोध्य होगा, संबंधी होगा। बिल्कुल मैम, जोड़ेगा अव्यय होगा, परंतु दूसरे में आपने दूसरी परिभाषा नहीं पढ़ी, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला। बेसिकली राम और श्याम खेल रहे हैं एक वाक्य नहीं है, ये दो उपवाक्य हैं। इनको जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। तो संज्ञा शब्दों के बीच में आप केवल परिभाषा को ही समझ जा रहे हो,
परंतु उसका जो मूल है उसको भी समझिए साथ साथ। ये और शब्द का काम क्या है? दो वाक्यों को जोड़ना, ना कि दो संख्या शब्दों को जोड़ना। हाँ, लिखा ऐसे गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। और सदैव समुच्चय बोधक रहेगा, इसलिए मैंने सबकी उदाहरण भी दी आपको। दिव्या जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? सर तो हम ना जो मेन वाला डेफिनेशन है उसको याद रखें, जो दो संख्या जो दो सर्वनाम के बीच में है उसको ना करें याद, और बस वो याद कर ले कि सेंटेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो समुच्चय, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो संबंध है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे समझ लो, जैसे समझ लो वैसे समझ लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। परंतु हाँ, मैंने बेस समझाने की कोशिश की आपको, इसलिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आप केवल रट्टा मार के जाओगे, आपका काम सिद्ध नहीं हो सकता है यहाँ पे। परंतु समझ के जाओगे, ये मुश्किल सवाल नहीं है बिल्कुल भी। और आपको उदाहरण भी ऐसी देगा, राम और श्याम खेल रहे हैं, आप परिभाषा रट के चले गए, और को आपने बना दिया संबंध बोधक अव्यय। परंतु समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? आपने ये नहीं देखा कि ये दो उपवाक्यों को जोड़ के वाक्य बना है, केवल एक वाक्य के बीच में नहीं है। तो इन दोनों में के बाद एक स्टार लगा के लिख लीजिए, यही बात जहां से प्रश्न उठता है। लिखिए, संबंध बोधक अव्यय में दो वाक्यों को विभाजित नहीं किया जा सकता। संबंध बोधक अव्यय सदैव एक वाक्य में ही प्रयोग होगा, जबकि समुच्चय बोधक दो वाक्यों में प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न यदि पूछता है तो परीक्षा बहुत मुश्किल बन जाती है। और पहले आपका 2017 से पहले ऐसे प्रश्न पूछे गए, प्रीवियस ईयर की बुक अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो जी वहां पे जाके। ठीक है, अब पूछिए किसी का प्रश्न। अभी भी किसी को नहीं समझ आया, पूछ सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर इन दोनों के बीच में अंतर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इनकी उदाहरण को आप रट्टा मार लो अगर समझ ही नहीं पा रहे हो। और अथवा इसीलिए मैंने आपको लिख के दिखाई है उदाहरण, वरना उदाहरण लिखना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना बहुत महत्वपूर्ण है इन दोनों को। बताइए, संबंध और समुच्चय के बीच अंतर स्पष्ट हुआ आपको? किसी को नहीं हुआ? जल्दी बताओ, इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ विस्मयादि बोधक, जो सबसे आसान है। ठीक है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। अंतिम जो हमारा अविकारी शब्द है, विस्मयादि बोधक अव्यय। लिखिए जी, सबसे पहले यह सदैव वाक्य के आरंभ में उपयुक्त होगा। तो विस्मयादि बोधक हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, पता ही होगा आप सबको। अरे वाह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साथ होगा। उफ, शाबाश, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसे भी कहते हो आप? ओहो, ओहो भी करते हो ना आप? ये कैसे हो गया? तो विस्मयादि का अर्थ ही हैरानी होता है, जब आपको कुछ देख के हैरानी हो ना। सर लास्ट क्या लिखा है? ओहो, ओ, ठीक है सर। तो कोई भी शब्द जो आपको हैरानी का बोध करवाए, उसे आप विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहोगे
अरे वाह, आपने ये कर दिखाया। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? अरे वाह। और इसका प्रश्न कम ही पूछता है, क्योंकि इसको तो कोई भी पकड़ लेता है, क्योंकि हमेशा वाक्य के आरंभ में ही रहेगा, कभी भी आपको विस्मयादि बोधक वाक्य के मध्य में या अंत में नहीं मिलेगा। ठीक है, सर बताइए, हमेशा समझ आए? सर मान लीजिए हमें समझ नहीं आया बट एक्सक्लेमेटरी मार्क हमेशा रहेगा ना? बिल्कुल जी। अगर वो मिसप्रिंट हो जाए या फिर ना भी दे, तब भी आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, इसके बाद कोमा तो होगा ही होगा जी। अगर एक्सक्लेमेटरी नहीं हुआ तो कोमा देगा आपको वो। परंतु हाँ, विस्मयादि का चिन्ह ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है जी। ये इसका चिन्ह है, इसको विस्मयादि चिन्ह कहते हो आप, एक्सक्लेमेटरी को। समझ गए सभी छात्र? बताइए। यदि मैं आपसे कहूँ, सुनते हो, आज क्या बनाए, तो बताओ इसमें विस्मयादि बोधक क्या है? सुनते हो। सुनते हो। सुनते हो। ठीक है, तो संबोधन भी कर रहे हो एक तरीके से, सुनने वाला ध्यान दे एकदम से, अचरज के साथ कि क्या बात होगी, क्या सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो सुनते हो भी यहाँ पे विस्मयादि और बोधक सर अव्यय हो हाँ, जाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है बट कॉमा है। तभी मैंने लिख के बताया था, पर ये रहेगा शुरू में, इसलिए पूछता नहीं है आपसे। अगर पूछे तो मान लो उसका मूड खुजता है, इसलिए उसने आसान प्रश्न पूछ लिया आपसे। समझ गए सभी छात्र? ठीक है, जैसे ए जी, अजी, ओ जी, ये सब ऐसे ही हैं। ओ जी, अजी, ये हमेशा वाक्य में पहले ही प्रयोग होंगे। ठीक है, बाद में प्रयोग नहीं होते ये शब्द कभी भी। तो ये है हमारे तीन मुख्य भेद: विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब आप अव्यय का पूरा चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको समझ आएगा संबंध बोधक शब्द कौन सा है, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है। और उसके बाद आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपको पता होना ही चाहिए हर कीमत पर, उसका नाम है अरे कारक। हाँ जी, हाँ, बोलो क्या कह रहे हैं? बोलिए सपना जी, क्या प्रश्न है आपका? सर निपात क्या कॉन्सेप्ट है हिंदी में? निपात करना है, मैंने बिल्कुल चाहिए। ठीक है। आएगा, जब आएगा तब करवाऊंगा। ऐसे आपके मन में बड़े प्रश्न होंगे, मैं तभी कह रहा हूँ थोड़ी शांति रखिए। और निपात मैम आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। सर पढ़ना चाहो सिलेबस पढ़ में लो। भी इसमें आती बोधक के साथ में निपात लिखा हुआ है, इसीलिए बिल्कुल। ये किसके साथ में मैम? सिलेबस में इसमें आदि बोधक के साथ शब्द उन्होंने के साथ निपात लिखा हुआ निपात लिखा हुआ है। है। हाँ परंतु जी। मैंने आपको एक शीट भेजी है आपके ग्रुप में, यदि आप देरी से ग्रुप में ऐड हुए मुझे माफ कीजिएगा। परंतु एक शीट है जिसमें प्रीवियस ईयर की मैंने सारी कंपाइलेशन दे रखी है कि इस साल कितने कितने प्रश्न पूछे गए आपसे। हाँ जी, यदि उसके आपके पास वो अकॉर्डिंग नहीं, नहीं है हाँ, ये। उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जी हम। ऐसे पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ लो, वो आपकी इच्छा है, परंतु मुझे 28 दिन में इसको समाप्त करना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, 15 में से 12 अंक की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। 15 में से 15 नहीं कर सकते इतने कम दिनों में। फिर तो आप कम से कम 2-3 महीने चाहिए करने के लिए उसको, और रोज 1.5 घंटा कम से कम। ठीक है, जो समझने वाली चीजें हैं मैं आपको समझाता चलूंगा, उसके लिए आप घबराइए मत। 15 में से 12 मैं फिर से कह रहा हूँ क्लास नोट में हम समझ के जाएंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन, ठीक है, और 3 क्वेश्चन के लिए यदि आपको 1.5 महीना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो मैं उसमें आपका साथ नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ आप खुद भी इसको पढ़िए। फिर तो दिव्या जी पूछे, क्या प्रश्न है? सर संबंध सूचक और संबंध बोधक, अब ये दोनों एक ही वर्ड है ना? अलग है सूचक। मैम, सूचक, हाँ अब कह दो। जो सूचक का अर्थ क्या होता है मैम, बताइए? सर नहीं सूचक का पता। अर्थ होता है संकेत करने वाला। सूचक का अर्थ लिख लो, संकेत करने वाला। और बोधक का अर्थ है ज्ञान देने वाला। सो बेसिकली बोथ आर सेम, संबंध सूचक एंड संबंध बोधक अव्यय। आपको बोधक ही लिख के देगा मैम, सूचक नहीं लिख के देगा, निश्चिंत रहो। सर एक्चुअली जो सिलेबस है ना, मैंने खोल रखा है राजस्थान का, उसमें सिलेबस में इन्होंने संबंध सूचक यूज किया है वर्ड। कोई चिंता नहीं मैम, क्वेश्चन पेपर ओके। उठा के देखो, प्रीवियस ईयर संबंध बोधक लिखा मिलेगा। क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है।
ठीक है, तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। बोलिए बोलिए। सर एक बार सूचक और बोधक का मतलब बताना दोबारा। मैम दोनों बता दिए। सूचक का अर्थ होता है संकेत करने वाला, बोधक का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। तो चाहे आप उस शब्द को, जैसे के बिना, ये संकेत भी कर रहा है आपका, ज्ञान भी दे रहा है आपको, दोनों काम कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो वही कहता हूँ, ज्यादा गहराई में उतरना है, बहुत अच्छी बात है, समय लगेगा। ठीक है, परंतु हाँ, यदि हमारा कम पढ़ के ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा चिंता मत कीजिए। ठीक, उसके बाद आइए जी, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कारक। सबसे बढ़िया बिंदु जी पूरी व्याकरण में जो मुझे लगता है, क्योंकि इस बिंदु से आप कई शब्दों को क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, जिस शब्द में क्या था, लिंग, काल, वचन तथा कारक के आधार पर बदलाव हो जाए, वो विकारी शब्द है। तो आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, सर अब कारक क्या है? तो आज कारक ही समाप्त करेंगे जी हम। देखिए जी, वह शब्द जो कर्ता व क्रिया को जोड़ने का कार्य करे। ठीक है, और कारक का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाला। जोड़ने वाला। ठीक है, अब कारक में महत्वपूर्ण क्या है, इसकी विभक्ति। कंफ्यूज नहीं होना विभक्ति शब्द सुन के। जैसे पद शब्द क्या होता है, पद का अर्थ शब्द ही होता है, वैसे विभक्ति का अर्थ कुछ नहीं है, विभक्ति है। देखिए, कारक का चिन्ह। सर कर्म अलग होता है और कारक अलग होता है। बिल्कुल जी, कर्म अलग है, कारक अलग है। सर कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हम पता नहीं, माफ कीजिए, एक बार देख लीजिए स्वयं। ठीक है, कंजंक्शन है वैसे, जहां तक मुझे अनुमान है, परंतु अभी मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, अंग्रेजी में नहीं जाना चाहता। शायद कंजंक्शन है, कृपया कोई कंफर्म कर दो। मैं कहाँ पे था, कारक का चिन्ह। कंजंक्शन ही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परंतु हाँ, हिंदी के अध्यापक से अंग्रेजी पूछोगे, पेपर में भी कुछ अंग्रेजी का लिख के आओगे, हरियाणा वगैरह में बुरा मान जाते हैं शिक्षक। ठीक है, तो विभक्ति कारक का चिन्ह है जी। अब देखिए, कारक का चिन्ह कैसे, जैसे ने, को, द्वारा, से, की, का, ये सब क्या है, विभक्तियां। इनका काम क्या होता है, वाक्य में क्रिया शब्द को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे पहले मैं टेबल ही बना देता हूँ, क्योंकि जिनको समझना आसान लगेगा वो इसलिए समझ जाएंगे। इसके 8 प्रकार है जी। इसके प्रकार अब तक एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्यथा संख्या 5 से 3 प्रकार की रह गई है। क्रिया विशेषण किया, वो 10 प्रकार से 8 हुए, 8 से अब 4 हो गए हैं। परंतु कारक में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, कारक पहले 6 थे, मेरे पैदा होने से पहले। मेरे पैदा होने के बाद कुछ सालों बाद ये 8 हो गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है जी कर्ता कारक। यहाँ पे लिखूंगा कारक का नाम, यहाँ पे लिखूंगा विभक्ति। विभक्ति को आप चिन्ह भी कह सकते हो। और यदि कुछ मुश्किल पूछना हुआ
तो वो प्रसर्ग लिख के दे देगा, प्रसर्ग। इसको प्रसर्ग भी कहते हैं जी। ये शब्द थोड़ा हटके है, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। पर हाँ, थोड़ा मुश्किल प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में प्रसर्ग प्रसर्ग का चुनाव कीजिए। तो कारक क्या है, इसको समझने से पहले आपको एक वाक्य देखना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम क्या है जी, बताओ। करता। किसी को नहीं पता तो बताओ। कर्ता क्या है, काम करने वाला। रावण क्या है जी, कर्म। 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 मैंने बताया था को शब्द का प्रयोग हमेशा कर्म के साथ होगा। बाण क्या है जी, फिर से आप कह कर्ण। दोगे संज्ञा है। कर्म है, वो आगे जाके करेंगे, समझाऊंगा अभी, परंतु बाण को अभी के लिए संज्ञा समझो, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं करवाया आपको। मारा क्या है जी, मारा कर लिया हमने, क्रिया। क्रिया। तो बताइए, यहाँ तक तो सबको पता चल रहा है ना क्या चल रहा है कक्षा में। सर एक अब बात क्या बताइए आपने, कर्म को हमेशा को से ऐड करेंगे। बिल्कुल नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा आपका थोड़ी देर में, जब वो टेबल भरूंगा मैं। को सदैव सजीव कर्म के साथ लिखा होगा, लिविंग बीइंग के साथ को का प्रयोग होता है। अब ध्यान से सुनिए, ने को से, यही है कारक। अब ने किसको डिनोट कर रहा है, कर्ता को किसको कर रहा है, कर्म को। से किसको कर रहा है, करण को भी करेंगे इसको। क्रिया के बाद कोई कारक नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहला कारक कौन सा है, वाक्य में क्या क्या हो सकता है। कर्ता हो सकता है, कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, ने का। परंतु ब्रैकेट में लिख लो केवल भूतकाल में। भूतकाल में यदि आपको सकर्म क्रिया दे रखी है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, इसीलिए हमेशा कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है, बताओ वर्तमान काल है, हाँ जी। तो इसमें ने का प्रयोग हुआ। नहीं सर। इसको भूतकाल में बदलो, क्या बनेगा। राम ने खाना खाया। अब समझ आ गया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा प्लीज, मैं कह दोबारा। रहा हूं मैन, ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। आप ये मत सोचना कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होगा। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दी। ये तो है वर्तमान काल, राम खाना खा रहा है, यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ। यदि मैं इसी वाक्य को भूतकाल बना दूं तो ने का प्रयोग हो गया जी। तो ने शब्द सदैव भूतकाल में कर्ता के साथ लिखा जाएगा। अब समझे मैम, यस। ने का प्रयोग आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो, किसी के साथ भी। ठीक है। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, ब्रैकेट में लिख लो केवल सजीव कर्म। निर्जीव हो फिर को का प्रयोग नहीं होगा। तो लिविंग बीइंग हो तभी होगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यदि मैं लिखूं राम पुस्तक को पढ़ रहा है, बताओ शुद्ध है या शुद्ध है। अशुद्ध है सर, बिकॉज पुस्तक इज नॉन लिविंग बीइंग। पुस्तक नॉन लिविंग है, तो वाक्य शुद्ध क्या होगा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। बताइए सब समझे। ये सर वाक्य शुद्धि में काम आएगा, बोलिए बोलिए। सर जो कर्ता कारक अगर मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस हो तो कुछ भी नहीं लगेगा फिर। बिल्कुल मैम, उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है प्रेजेंट सर। में वो कर्ता कारक कभी लग ही नहीं सकता उसके साथ कुछ भी। यदि ओके। कोई आपके मन में वाक्य हो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो समझ गए, राम पुस्तक पढ़ रहा है ऐसे होगा, पुस्तक को पढ़ रहा है ये गलत है जी। क्योंकि निर्जीव कर्म के साथ आप को का प्रयोग कर ही नहीं सकते।
सर एक बारी बताइए। पेज ऊपर स्लाइड करिएगा, जो पास इसमें लिखा था राम ने खाना खा लिया। सर बस 1 मिनट, राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खाया, ठीक है। ठीक है जी। तो कर्ता कर्म दोनों पता चल गए आपको। और कर्म कैसे ढूंढना है, यदि आपने मेरी अकर्मक सकर्मक क्रिया की कक्षा नहीं लगाई, चिंता मत कीजिए, शनिवार या रविवार को मैं दोबारा कक्षा लूंगा आपकी वो, तब हम उसको दोबारा कर लेंगे। नवजोत जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर राम ने शाम को धमकी दी है। गलत है। धमकी दी है भूतकाल है सर। है हमेशा प्रेजेंट में प्रयोग नहीं होता सर। दी है मतलब दे चुका है। आपने सही बोला वाक्य। बताओ किसी को ये प्रेजेंट लग रहा है हमेशा प्रेजेंट के साथ यूज नहीं होता हिंदी में। इंग्लिश वाले उसमें मत जाओ। दी है मतलब दे चुका है, तो ये भूतकाल बन चुका है जी। सर समझ गए। नवजोत जी बताओ। हाँ, अगर आप लिखो इसको वर्तमान काल में तो ऐसे आएगा, राम श्याम को धमकी दे रहा है, मतलब अभी दे रहा है, तब न ने का प्रयोग ही नहीं हुआ सर। समझ गए। हाँ, ठीक है, कोई चिंता नहीं, मन में जितने प्रश्न है पूछ सकते हो साथ साथ। कर्ता के बाद होता है जी करण। करण का अर्थ लिखिए जी माध्यम। माध्यम मतलब मीडियम, किस मीडियम से काम हो रहा है, तो इसकी विभक्ति भी क्या है से। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो किसके थ्रू काम हुआ। जैसे मैं चम्मच से खाना खाता हूं, तो से ने क्या बताया, आप किसके थ्रू काम करते हो, मीडियम। तो कर्ण का अर्थ है मीडियम, इसलिए मैंने माध्यम साथ में लिख के बताया आपको। ठीक है, अब से के स्थान पर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए कर्ण का काम समझ गए क्या है, माध्यम मीडियम, किस मीडियम से काम हो रहा है। और हाँ, अभी डरिए मत इन आठों से। आपको वाक्य वो लिख के देगा, ये नहीं पूछेगा आपसे कि कर्ण कार्य की उदाहरण दो ना। वाक्य लिखा होगा, वहां से पूछ लेगा अंडरलाइन करके कि इसमें से कारक का कौन सा प्रकार है, कर्ण कारक। पर वो वाक्य पे निर्धारित होगा। जैसे मैं चम्मच से खाना खा रहा हूं, यदि मैं लिखूं मैं शाम से ज्यादा समझदार हूं, तो बताइए यहाँ पर से माध्यम है या नहीं। नहीं सर। तो यहाँ पे से का क्या काम है, तुलना करना। इसीलिए कह रहा हूँ वो आपको वाक्य लिख के अंडरलाइन करके देगा शब्द कि से का काम क्या है, आप देख के ही समझ जाओगे। अगर तो मीडियम है फिर तो करण कारक है, अगर मीडियम नहीं है तो अपादान कारक है। अपादान का अर्थ होता है तुलना करना या अलग करना। ठीक है, तो चिंता नहीं है। पहले आइए करण के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है के लिए, जिसके लिए आप काम करते हो। के लिए, जैसे मैं अपनी माता जी के लिए दवाई लाने जा रहा हूँ। मैं अपनी माता जी के लिए दवाई लाने जा रहा हूँ, हेतु भी इसकी उदाहरण है। बताइए इसमें के लिए अगर अंडरलाइन कर दे तो पकड़ लोगे। मैं अपनी माता जी के लिए दवाई लाने जा रहा हूँ। संप्रदान, प्रदान शब्द से पकड़ लो ना। प्रदान मतलब कुछ देना कुछ लेना किसी के लिए, तो प्रदान शब्द आपका ये काम आसान कर देगा। उसके बाद है जी सर अपादान के कारक। लिए की जगह हेतु भी यूज हो सकता है। हाँ, हेतु मैंने दोनों लिखा है ना, तभी तो स्लैश लगाया वहां पे। अपादान कारक क्या है जी, यहाँ पे भी से है पर ये से तुलना करेगा।
तुलना या अलग कर देगा। जैसे मैं शाम से बड़ा हूँ, तो वहां पे भी से का काम माध्यम नहीं है, वहां पे से का काम है तुलना करना। ठीक है, बताओ समझे? से दो बार प्रयोग हो सकता है, एक बार तो से मीडियम बन के सामने आएगा, एक बार वो तुलना करने के लिए सामने आएगा, दोनों में अंतर है। इसीलिए इसका प्रश्न आने की संभावना भी ज्यादा बन जाती है। कि आप बेसिक समझते हो या केवल रट्टा मार के आए हो? समझ गए सभी छात्र? बताओ। सर जो थर्ड वाला है उसमें जो करण है उसमें से इज यूज एज अ मीडियम, और जो हम्म, अपादान कारक है उसमें से इज यूज फॉर कंपैरिजन, ऐसा है। बिल्कुल यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, छठा आइए जी, संबंध कारक। संबंध कारक का है का, की, ना, ने, रा, रे, री। संबंध कारक क्या है? ज्यादा इसमें आपको दुविधा में नहीं फंसना है। लिखिए संबंध कारक, लिखिए। सर क्या क्या लिखा है, का के की फिर। ना, ने, नी, पहले ये लिख लीजिए केवल में। अभी इसकी परिभाषा ही बताता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी तो आसानी से समझ आ रही होंगी आपको। काके की, ना, ने, नी, रा, रे, री, पहले ये लिख लीजिए जी। लिख लिया जी। अब लिखिए कर्ता का क्रिया से संबंध। यहाँ पे कर्ता और क्रिया का संबंध आएगा। मैं आपको वाक्य लिख के बताता हूँ। जैसे मोहन का मित्र खेल रहा है, मोहन का मित्र खेल रहा है, संबंध बताया ना। संबंध बोधक अव्यय के जैसा नहीं है, बताओ। यस सर। तो मोहन काम, अगर तो संबंध बोधक अव्यय पूछे तब तो आसान बहुत है काम, परंतु संबंध कारक पूछ ले तब भी आपके लिए आसान रहना चाहिए। जैसे उदाहरण लिख रहा हूँ इसकी। मोहन का मित्र खेल रहा है, किसने बताया जी संबंध मोहन और मित्र के बीच में? कान है। हाँ। समझ गए? जैसे हम्म, और कौन सा शब्द है? हम्म, सुनीता की सहेली पढ़ रही है। बताइए, समझे? कि सर ने की एग्जांपल दे दो सर, कि वो कर्ता से कैसे अलग होगी। मैंने आपसे कुछ मांगा है। दिख रहा है मैम इसमें नहीं आपको? समस्या क्या है? सर ये मैंने तो एक अलग वर्ड नहीं है। मैम ये लिखो, कारक की विभक्ति। ये मैंने वाक्य शुद्धि में लिखाना था, अभी लिखवा रहा हूँ। कारक की विभक्ति सदैव संज्ञा से अलग तथा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है। राम ने मुझे, अब ज्यादा अच्छे समझ आएगा मैं, गणित पढ़ाया। समझ गए मैम अब? सर जो स्टार मार्क किया वो दोबारा बताना। मैम कारक की विभक्ति है ना, जो ना, ने, नी, गा, गे, गी, का, के, की, से, उससे।
कारक की जितनी भी विभक्तियां हैं वो सर्वनाम मतलब शब्द के साथ जोड़ के लिखी जाएंगी, पर संज्ञा शब्द से अलग लिखी जाएंगी। सर ये राम जैसे ने वाला ये तो करता है ना, ये वाले एग्जांपल में। मैम ये कर्ता भी है, पर ने क्या है, कर्ता की विभक्ति। पर यहाँ पे राम कार्य क्या कर रहा है, राम मुझे पढ़ा रहा है। यदि तो पूछे कर्ता की विभक्ति क्या है, ने, और यदि वही प्रश्न आपको पूछ ले संबंध बोधक, आप माफ कीजिए क्या है, संबंध कारक क्या है, तब भी आपका ने ही रहेगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। प्रश्न बदल गया, बेस वही है। सर इसमें अगर ठीक है, राम ने उसे गणित पढ़ाया तो भी इसी में आएगा या कर्ता में जाएगा? कैसे कैसे समझाइए सर। तो इसमें क्या, राम ने मुझे गणित पढ़ाया सर, मुझे आ गया, हम्म हम्म संबंध आ रहा है मेरे साथ। और हम्म राम हम्म ने हम्म। उसे गणित पढ़ाया तो उसे लगाएंगे तो फिर तब भी संबंध होगा होगा सर। तब भी सर ने तो वही रहा ना, चाहे मुझे लिख दो चाहे उसे लिख दो। सर मैं ये कह सर रहा हूँ। ये कर्ता कारक में भी तो आ रहा है, क्या जी, कर्ता कारक में भी आ रहा है। कर्ता भी है मैम, मैं वही कह रहा हूँ। ये ने शब्द कर्ता का भी सूचक है, संबंध कारक का भी सूचक है। प्रश्न आपसे अलग अलग पूछेगा, उत्तर एक ही रहेगा। एक ही प्रश्न सर में दो बातें नहीं पूछेगा आपसे। बोलो बोलो। सर आपने जो ये लिखवाया है ना स्टार मार्क वाला कि कर्ता के जो भी हम्म। पार्ट्स हैं वो संज्ञा से हमेशा अलग होते हैं, सर्वनाम के साथ होते हैं, तो उसका एप्लीकेशन एक बार नहीं समझ में आ रहा है। डेफिनेशन तो समझ में आ गया, इसको एक बार इलिस्ट्रेट कर दी। मैम उससे, जिससे, जिसका, उसका, बताओ विभक्तियां साथ लिखी है ना सर्वनाम की, बताओ। परंतु यही संख्या हो, राम का राम से अलग अलग नहीं हो गया, बताओ। समझ गए ना एप्लीकेशन। सर जो आपने पहले करवाया, मैंने आपसे कुछ मांगा है, उसमें हम्म। क्या आएगा? मैम बिल्कुल, ये भी मैं क्या है, चाहे साथ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं क्या है, सर्वनाम, मैं संज्ञा नहीं है, तो इसीलिए ने साथ जोड़ के लिखा जी। मैंने में ने अलग है, परंतु मैं सर्वनाम है, इसीलिए ने को उसके साथ जोड़कर ही लिखा जाएगा, अलग नहीं लिखा जाएगा। यदि आप ऐसे लिखते हो ना, मैं, ने, खाना खाया, तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सदैव, कारक की जितनी भी विभक्तियां हैं सभी की सभी सर्वनाम शब्द के साथ जोड़कर ही लिखी जाएंगी, अलग नहीं लिखी जा सकती। अगर आप अलग लिखते हो तो आपका वाक्य शुद्ध है जी। ठीक है, ठीक है सर। अब समझे सभी छात्र, बताओ। क्लियर हुआ सबको। संबंध कारक जैसे मेरा, तुम्हारा, रा, मेरी, तुम्हारी। ठीक है, तो ये विभक्तियां सदैव सर्वनाम के साथ जोड़कर ही लिखी जाएंगी। पेपर में भी अगर जोड़ के ही दे दे तो आपको पता होना चाहिए ये एक साथ नहीं लिखा हुआ। ने अलग है, परंतु शब्द सर्वनाम है, इसलिए उसको साथ जोड़ के लिखा गया और कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने में, मान लीजिए वो आपको पूछे, एक ही शब्द देके मैंने में कर्ता कारक बताइए, बताइए क्या है इसमें कर्ता कारक। मैं। हम्म, हाँ, पर उसकी विभक्ति बताओ मैम। ने। ने, ने क्या है, विभक्ति। तो मैं ये कह रहा हूँ इस ने को आप अलग पढ़ो इससे। मैंने एक शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सर्वनाम है इसलिए उसको जोड़ के साथ लिखा जाता है। बताओ सभी समझे। जैसे उसने भी अलग एक साथ लिखा जाएगा, जिसका भी एक साथ लिखा जाएगा, परंतु का इसमें अलग है, ने इसमें अलग है। हाँ, ये सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन है, इसीलिए हिंदी भाषा में इन्हें जोड़कर ही लिखा जाएगा, हमेशा अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। आगे आइए जी। संप्रदान के बाद है जी आपका, संबंध के बाद है, माफ कीजिए, अधिकरण कारक।
अधिकरण का क्या अर्थ होता है जी? स्थान। जमीन अधिकरण कर लेते हो आप, अधिकरण का अर्थ लिख लीजिए स्थान है, स्थान। इससे स्थान का पता चलेगा। जैसे में, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, ये शब्द। जैसे वह छत पर बैठा है, तो वहां पे बताइए अधिकरण कारक क्या है? पर पर पर। घर के साथ कौन सा प्रयोग होता है जी, कारक बताइए। में या घर पर? में, घर में। सब में। पर क्या आपके पिताजी घर पर हैं, यही पूछते हो, या क्या आपके पिताजी घर में है? पर थोड़ा एक्सेप्शनल है, अपवाद है, इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या आपके पिताजी घर पर हैं, आप ऐसे बोलते हो? क्या आपके पिताजी घर में है, ऐसे बोलते हो? पर आता है जी। ठीक है, छत के पर आएगा। समझ गए? तो इसलिए मैंने आपको अलग से लिखाया कि घर के साथ पर का प्रयोग हुआ, में नहीं। यदि कोई कहता है कि मैं घर में रहता हूँ, वो तो ठीक है, परंतु यदि आप किसी दूसरे से पूछते हो कि क्या वो घर पर है, तो पर आएगा जी। समझ गए सभी छात्र? वाक्य शुद्धि में काम आ जाएगा ये आपके। यहाँ पे तो इसका कोई इतना काम नहीं है, यहाँ पे तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द कौन सा कारक है। और अंतिम है जी आपका संबोधन कारक। विस्मयादि बोधक जैसा ही है, इसका काम है संबोधन करना, मतलब क्या करना, बुलाना। जैसे हे राम, अरे, तो यहाँ पर भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी मिलेगा। ठीक है जी, बताइए। इसे कहते हैं कारक की विभक्ति। अब आपको वाक्य में सब कुछ पता है, मैं आपको कोई भी वाक्य दूं, आप भूल के अलग कर दोगे। मैं 3-4 वाक्य लिखता हूँ, बताओ किसमें क्या लिखा है। सुशील ने चम्मच से खाना खाया, तथा मोहन छत पर बैठकर यह सब देख रहा था। सबसे पहले बताओ सुशील क्या है? कर्ता और कर्ता के साथ साथ क्या है? संज्ञा, ने ने व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा। तो एक चीज समझ लो, वाक्य में एक शब्द दो चीजें भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ने है, ने क्या है बताओ अब? कर्ता, कर्ता कारक की कर्ता की विभक्ति। विभक्ति। चम्मच क्या है जी? कर्म है, ऑब्जेक्ट। करण, करण, कर्म है या करण है? कर्म करण है कैसे सर। होगा नहीं? कर्म कर्म सजीव होता नहीं है। है। नहीं, कर्म निर्जीव भी हो सकता है, जैसे शाम पुस्तक पढ़ता है, तो करण, कर्म सजीव निर्जीव दोनों हो सकते हैं, पर को के साथ यदि लिखा हो फिर सजीव होता है। चम्मच है करण, ठीक क्योंकि है सर। जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, मीडियम। तो से क्या हो गया जी? करण कारक की विभक्ति। विभक्ति। यदि ये समझ आएगा तो मतलब अब तक का सारा वर्ष था पढ़ना। खाना क्या है बताओ? संज्ञा। खाना संज्ञा है, और कोई बताओ? बिल्कुल संज्ञा है, और क्या है? खाना कर्म भी है, संज्ञा भी है। आपको याद है क्रिया के आगे लगाओ क्या, जो उत्तर मिले वो क्या होता है? कर्म। तो क्या खाया?
सर कर्म और करण दो अलग चीजें होती है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, कर्म और करण अलग है, इसलिए तो मैंने उसको टेबल में अलग अलग लिखा। देखो इनको एक क्यों बनाना आपने। कर्म और करण अलग अलग चीजें हैं, एक मत समझो। करण क्या होता है? मीडियम। कर्म क्या होता है? जो काम हो रहा है उसको आप कर्म कहते हो। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, कक्षा मिस की तो चिंता मत करो, दोबारा हो जाएगा। परंतु मैंने सिखाया था कि क्रिया शब्द के आगे, यहाँ पे क्रिया है खाया, क्रिया के आगे क्या लगा के देखो, जो उत्तर आया वही कर्म है। तो क्या खाया? खाना खाया, तो खाना कर्म भी है, संज्ञा भी है। समझ गए सभी छात्र? बताओ खाया क्या है, ये बताओ। बताया क्रिया। मैंने। क्रिया। क्रिया। तथा क्या है? समुच्चय बोधक समुच्चय अव्यय। बोधक अव्यय। शाबाश। मोहन क्या है? फिर से नीचे वाली पंक्ति में आ जाओ। संज्ञा। संज्ञा है और करता है। करता है। कर्ता भी है, संज्ञा भी है। छत क्या है जी, बताओ। अधिकरण। अतिकरण में या अधिकरण? अधिकरण। अधिकरण। पर क्या है बताओ। विभक्ति। अधिकरण की अधिकरण की विभक्ति। विभक्ति। अधिकरण। विभक्ति। अधिकरण कारक की विभक्ति। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि सारा स्पष्ट हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए। अधिकरण कारक की विभक्ति। बैठकर क्या है? क्या है बैठकर? क्रिया है। कर शब्द हमेशा क्रिया के साथ लिखा जाएगा, याद रखना। कर हमेशा क्रिया के साथ। यह क्या है बताओ। सर्वनाम। 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 बहुत बढ़िया। सब क्या है? सब भी सर्वनाम है। देख क्या है जी? क्रिया। 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 तो यदि आपको इतना समझ आ गया ना आज, तो मेरे अब तक के सारे लेक्चर वर्थ है। आप एक एक चीज को बारीकी से समझ पा रहे हैं। यदि आपको ये नहीं समझ आया तो मैं फिर से कहूंगा शिक्षक बदल दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फीस अगर आपने सबमिट कर दी है वो वापस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। परंतु हाँ, यदि साथ साथ पढ़ रहे हो, कोई छुट्टी नहीं कर रहे, लगातार चल रहा है, और आपने 3-4 दिन में इतना कुछ सीख लिया, माफ कीजिए 5 दिन में, तो हम बहुत अच्छी स्पीड के साथ चल रहे हैं। 28 से 36 लेक्चर में सब समाप्त किया जा सकता है बिना किसी समस्या के। ठीक है। हाँ, यदि नहीं समझ आ रहा फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसमें मेरी गलती है कि मैं वैसे नहीं पढ़ा पाया जैसे आप चाहते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि हाँ, तो टीचर चुनो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका परीक्षा को पास करना आवश्यक है। मुझसे पढ़ो, किससे भी पढ़ो, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। ठीक है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु आपका फायदा ही मेरा उद्देश्य है। यदि किसी और के पास भी हो रहा है तो भी मुझे उतनी खुशी होगी आपको क्लियर करने पे, चाहे आप मुझसे पढ़ के क्लियर करो चाहे किसी के पास। तो अपना उद्देश्य याद रखिए। और ये सभी शब्द आपको मैं मानता हूँ समझ आने चाहिए थे, यदि आप पहले दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हो। बाद में जुड़े हो कोई समस्या नहीं है, टेलीग्राम के लेक्चर देख लो, सब समझ आएगा आपको। एक एक शब्द, ये सुनील क्या है, ने क्या है, चम्मच क्या है, से क्या है, खाना क्या है, खाया क्या है, तथा क्या है। और यदि ये पूरा वाक्य आप अलग कर पाए तो मान लो राजस्थान में 2 नंबर आज हमने पक्के कर लिए, क्योंकि इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा। पिछली बार 5 पूछे थे उसने संज्ञा सर्वनाम से। ठीक है, यदि इस बार 2 भी पूछ ले तो हम वो 2 नंबर पक्के कर चुके हैं इस वाक्य से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 10 मिनट देरी हुई मुझे पढ़ाते पढ़ाते, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 10 मिनट ज्यादा लिए मैंने आपसे।